नमस्कार दोस्तों। आज हम फिर एक वीडियो लेके आए हुए हैं। ईसीआर रेलवे का यह 2A का क्वेश्चन पेपर है जीआरपी का। और ये क्वेश्चन जो है 2020 में पूछा गया था। तो अभी इस वीडियो से पहले एक चीज़ जो नया अपडेट है कि 2A का जो नया सिलेबस है वो चेंज हो गया है। आप लोगों को जानकारी मिल गई होगी। जो 2A का सिलेबस है उसके अनुसार जो है अब जो है सो 2 ही पेपर होगा 2A में पेपर होगा। और यह जो है सो 100 नंबर का होगा। 100 नंबर का बुक कीपिंग और 100 नंबर का जीआरपी। पहले 2A का पेपर 300 नंबर का होता था, अब 200 नंबर का ही होगा। अब ये जो 100 नंबर का बुक कीपिंग है उसका क्वेश्चन का स्ट्रक्चर कैसा होगा, किस तरह का क्वेश्चन आएगा, इसका डिटेल सिलेबस जो है सो ये नहीं पता है। लेकिन ऑब्जेक्टिव टाइप का ही क्वेश्चन होगा 100 नंबर का। तो अब ऑब्जेक्टिव तरह से क्वेश्चन ही पूछा जाएगा बुक कीपिंग में भी। और जीआरपी में सभी जो विषय, चाहे वो एक्सपेंडिचर हो, बुक्स बजट हो, इस्टेब्लिशमेंट हो, वो सब मिला के अब एक ही पेपर 100 नंबर का होगा। तो अब आप लोगों को 2A में 200 नंबर का ही पेपर होगा। यह जो पेपर है यह पुराना पेपर है। यह ईसीआर रेलवे का 2A का पूछा हुआ पेपर है। तो हम लोग इस पे डिटेल्स जानते हैं, समझने का प्रयास करते हैं। और जो ये 2A का पेपर है सभी लोगों के लिए बेनिफिशियरी है। या जो अगर कोई दूसरे डिपार्टमेंट के भी जो लोग हैं अदर देन अकाउंट, जो एलडीसी की भी तैयारी करते हैं, एपीओ वगैरह एओएम की, तो उन लोगों को भी अकाउंट पोर्शन के हिसाब से, लिहाज से यह फ़ायदेमंद साबित होगा। और जो एब्रिविएशन है, एब्रिविएशन तो सभी को फ़ायदा ही करेगा। हम लोग जो एब्रिविएशन है इसमें सिर्फ इसके जो फुल फॉर्म है उसी को न जान के इसके बारे में कुछ डिटेल्स भी जानेंगे ताकि आप लोगों को फुल फॉर्म पूरे तरीके से याद रहे। हालांकि इस तरह के क्वेश्चन सभी पेपरों में, हम जितना भी वीडियो बनाया है सभी पेपरों में रहता ही है और हम सब पे बोलते ही हैं। तो इसी तरह इसमें भी बताया जाएगा। तो जैसे कि पहला है IREPS। पहला है IREPS। तो IREPS को पता ही है कि इंडियन रेलवे ई प्रोक्यूरमेंट सिस्टम बोलते हैं। IREPS का जो IREPS का जो फुल फॉर्म होता है इंडियन रेलवे ई प्रोक्यूरमेंट सिस्टम। IREPS क्या है कि यह एक ऑनलाइन प्लेटफार्म है जिसको डेवलप किया गया है इंडियन रेलवे के द्वारा, जिसमें ई प्रोक्यूरमेंट सिस्टम होता है। ई प्रोक्यूरमेंट, ई ऑक्शंस एंड ई टेंडरिंग एक्टिविटीज़ उसमें होता है। और साथ ही साथ इट स्ट्रीमलाइंस एंड ऑटोमेट्स द प्रोसेस ऑफ प्रोक्यूरमेंट ऑफ मटेरियल्स, सर्विसेज एंड वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट। IREPS के तहत ई टेंडरिंग होता है जिसमें मटेरियल का प्रोक्योरमेंट किया जाता है, चाहे वर्क्स का हो या सर्विस का हो। ई ऑक्शन होता है जिसमें स्क्रैप का डिस्पोजल किया जाता है। उसके अलावा ई बिडिंग जिसमें रिवर्स ऑक्शन और कॉम्पिटिटिव बिडिंग होता है। और इसके साथ IREPS पे ही LOA, लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस जारी की जाती है, कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट जारी की जाती है। इस जो IREPS के मॉड्यूल है उसमें मटेरियल प्रोक्योरमेंट मॉड्यूल है, वर्क कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट सिस्टम है, ई ऑक्शन है, ई रिवर्स ऑक्शन है। और IREPS जो है iPass के साथ इंटीग्रेशन है। तो इस तरह IREPS का ये डिटेल्स था। अब जो दूसरा है कॉनकोर, CONCOR, कॉनकोर का फुल फॉर्म होता है कंटेनर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। कंटेनर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड है। यह एक नवरत्न कंपनी है पब्लिक सेक्टर के क्षेत्र में। यह मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज के अंदर काम करती है कॉनकोर। इट वाज इनकॉर्पोरेटेड इन मार्च 1988 में। यानी कॉनकोर जो है 1988 में इनकॉर्पोरेट हुआ था। और जो ऑपरेशन मतलब काम जो शुरू हुआ
नवंबर 1989 में। तो इस तरह आप लोग जीके के हिसाब से भी ये जान सकते हैं। इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव है टू प्रोवाइड लॉजिस्टिक सपोर्ट थ्रू कंटेनराइज्ड फ्रेट ट्रांसपोर्टेशन, ये है कॉनकोर का मुख्य काम। तीसरा है HCN। HCN का फुल फॉर्म क्या होता है? HCN का जो फुल फॉर्म होता है हार्मोनाइज्ड सिस्टम ऑफ नोमेनकल्चर। HSN कोड जो है यूज़ किया जाता है जो गुड्स होता है, जो हमारे यहाँ जैसे जितनी भी प्रकार के गुड्स है उसको क्लासिफाई करने के लिए HSN कोड यूज की जाती है फॉर टैक्स पर्पस के हिसाब से। HSN जो है एक ग्लोबली एक्सेप्टेड सिस्टम है ऑफ क्लासिफिकेशन फॉर गुड्स डेवलप बाय द वर्ल्ड कस्टमर ऑर्गेनाइजेशन, WCO ने इसको डेवलप किया है, WCO ने। और इसका यूज किया जाता है आइडेंटिफाई द कैटेगराइज गुड्स सिस्टमेटिकली इन इंटरनेशनल ट्रेड, ये है। इसके बाद है DFCCIL। DFCCIL का फुल फॉर्म होता है डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। और यह जो है 2006 में, इट वाज इनकॉर्पोरेटेड इन 2006 में, 2006 में यह शुरू हुआ था। DFCCIL मूल रूप से जो गुड्स ट्रेन है उसके लिए जो एक अलग से लाइन बनाने की व्यवस्था है वो DFCCIL के द्वारा की जाती है। इसके बाद है बूट। बूट का फुल फॉर्म होता है बिल्ड ऑन ऑपरेट ट्रांसफर। ऑन करो, ऑपरेट करो, फिर उसको ट्रांसफ़र कर दो। जो बूट मॉडल्स है इज ए टाइप ऑफ PPP, एक PPP मॉडल की तरह है, वेयर अ प्राइवेट कंपनी इज गिवन द राइट टू फाइनेंस, डिजाइन, बिल्ड ऑन एंड ऑपरेट एन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड। बूट सिस्टम में क्या किया जाता है कि प्राइवेट कंपनियों को राइट दी जाती है कि आप अपना काम करो, फाइनेंस करो, आप डिज़ाइन करो, बनाओ, किसी भी प्रोजेक्ट को बनाओ, उसका मालिक बनिए और फिर उसको एक स्पेसिफिक एक निश्चित समय के बाद इसको वापस करना है। आफ्टर जब पीरियड वो ख़त्म हो जाता है तो ऑनरशिप जो है ट्रांसफ़र कर दी जाती है गवर्नमेंट को या पब्लिक अथॉरिटी को। इसको कहा जाता है बूट सिस्टम। इसके अलावा है IRIFM। IRIFM जो होता है इसका फुल फॉर्म है इंडियन रेलवेज इंस्टीट्यूट ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। इंडियन रेलवे इंस्टीट्यूट्स ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। IRFM एक सेंट्रलाइज्ड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स है और ये जो है सो डेडिकेट किया गया है ट्रेनिंग ऑफ IRAS ऑफिसर्स के लिए एंड प्रोवाइडिंग स्पेशलाइज्ड फाइनेंशियल मैनेजमेंट ट्रेनिंग। फाइनेंस से रिलेटेड जो भी जानकारी है उसमें दी जाती है IRIFM में, और जो इसका हेडक्वार्टर है वो सिकंदराबाद में है। इसके बाद ये है एम्स है। एम्स का फुल फॉर्म होता है अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम। जैसे सारा चीज़ ऑनलाइन हो गया है तो एम्स का ये काम है अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम, जिसमें जो भी एम्प्लॉय है उनका पेमेंट का है, पेंशन का है, PF है, इनकम टैक्स है, लोन एडवांस है, यह सारा काम जो है आजकल एम्स के थ्रू होता है। H में है कोर। कोर को बोलते हैं सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन फॉर रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन। सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन फॉर रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन। जो कोर का एस्टेब्लिशमेंट है वो 1979 में हुआ था और इसका हेडक्वार्टर प्रयागराज में है। कोर का जो प्राइमरी रोल है कि इज़ द प्लानिंग, डिज़ाइन एंड एग्जीक्यूशंस ऑफ रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन प्रोजेक्ट। इलेक्ट्रिफिकेशन प्रोजेक्ट का जो भी काम है वो कोर के द्वारा की जाती है। अब GFR को बोलते हैं जनरल फाइनेंशियल रूल्स।
जीएफआर से रिलेटेड ये क्वेश्चन भले आता है कई बार पेपरों में कि जीएफआर को कौन इशू करते हैं, तो यह मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में के द्वारा इशू की जाती है। उनका जो डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर, वो जीएफआर इशू करते हैं। जो लेटेस्ट जो वर्जन है जीएफआर का वो 2017 का है। ठीक, इसके बाद है शिप्स। ये अभी एक नया प्रोग्राम आया है, नया तो क्या पुराना ही हो गया। शिप्स आजकल जितने भी पेमेंट है रेलवे में, चाहे वो कॉन्ट्रैक्टर पेमेंट हो, सैलरी का पेमेंट हो, सब शिप्स के द्वारा की जाती है। शिप्स का फुल फॉर्म है सेंट्रलाइज्ड इंटीग्रेटेड पेमेंट सिस्टम। शिप्स इज एन एडवांस सेंट्रलाइज्ड एंड फुल्ली इंटीग्रेटेड डिजिटल पेमेंट सिस्टम है, जो इसका डिज़ाइन टू प्रोसेस एंड अकाउंट फॉर ऑल टाइप्स ऑफ पेमेंट, चाहे वो वेंडर का पेमेंट हो, सैलरी हो, पेंशन हो, लोन एडवांस, सारा रिफंड वगैरह सब शिप्स के द्वारा की जाती है। के में है एनएसडीएल। एनएसडीएल का फुल फॉर्म होता है नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड। जितने भी एनपीएस के जो भी पैसे का देख रेख करना है वो एनएसडीएल के द्वारा ही की जाती है। और एनएसडीएल की जो स्थापना है वो 1996 में हुआ था। इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है एनएसडीएल। तो इसके बाद है यूएसबीआरएल। यूएसबीआरएल का फुल फॉर्म है उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक प्रोजेक्ट। उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक प्रोजेक्ट, जो इसका टोटल क्रीस का फुल फॉर्म होता है सेंटर फॉर रेलवे इंफॉर्मेशन सिस्टम। अपने रेलवे में जितने भी नए नए प्रोग्राम, जितने भी सारे ऑटोमेटिक सिस्टम, सब क्रीस के द्वारा ही बनाया जाता है। 1986 आईआरएमएस जो है इंडियन रेलवे मैनेजमेंट सर्विस कहा जाता है, और यह दिसंबर 2019 में बना गया था। आईआरडब्ल्यूसीएमएस का फुल फॉर्म होता है इंडियन रेलवे वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट सिस्टम। आईआरडब्ल्यूसीएमएस में क्या काम होता है? टू डिजिटली मैनेज ऑल कॉन्ट्रैक्ट रिलेटेड टू सिविल इंजीनियरिंग वर्क्स। जितने भी सिविल इंजीनियरिंग वर्क्स है सब आईआरडब्ल्यूसीएमएस में ही होता है। और इसका जो इंटीग्रेशन है वो आईपास के साथ है, आईआरईपीएस के साथ है, एम्स के साथ है। इसमें ऑनलाइन एस्टीमेट तैयार की जाती है और सेंक्शन भी की जाती है। ई टेंडरिंग इंटीग्रेशन विथ आईआरईपीएस पोर्टल से होता है। ऑनलाइन एलओए, कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट, एजुकेशन मॉनिटरिंग, बिल का भी जनरेशन, एमआईएस रिपोर्ट, ये सारा इस पे आईआरडब्ल्यूसीएमएस पे होता है। ईटीआरआर को बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक रेलवे रिसिप्ट। इलेक्ट्रॉनिक रेलवे रिसिप्ट जो है डिजिटल, जितने भी डिजिटल इश्यूएंस ऑफ रेलवे रिसिप्ट फॉर फ्रेट ऑपरेशन, इट इज पार्ट ऑफ द फ्रेट ऑपरेशन इंफॉर्मेशन सिस्टम। यह फॉइस का एक पार्ट है ईटीआरआर, फ्रेट ऑपरेशन इंफॉर्मेशन सिस्टम। फॉइस जो है इट हैंडल एंड टू एंड ऑपरेशंस फॉर फ्रेट मूवमेंट इंक्लूडिंग बुकिंग, बिलिंग, मॉनिटरिंग, डिलीवरी, इंश्योरिंग रियल टाइम ट्रैकिंग। ये सब जो भी है गुड्स ट्रेन से संबंधित जो भी जानकारी है वो फ्रेट के द्वारा ही की जाती है। इसमें जो मॉड्यूल है, एक आरएमएस मॉड्यूल है जिसको रेक मैनेजमेंट सिस्टम कहा जाता है, और एक टीएमएस मॉड्यूल है जिसको टर्मिनल मैनेजमेंट सिस्टम कहा जाता है। इसके अलावा कस्टमर इंटरफेस ईटीआरआर है, बिल सिस्टम है, वैगन डिमांड सिस्टम, ये सब फॉइस पे अवेलेबल है। उसके बाद है वाईटीएसके को फुल फॉर्म है यात्री टिकट सुविधा केंद्र। यात्री टिकट सुविधा केंद्र जो है इंडियन रेलवे टू ऑथराइज प्राइवेट टिकट बुकिंग एजेंट टू इशू रेलवे टिकट्स बोथ रिजर्व एंड अनरिजर्व। ठीक है। पीएफटी को बोलते हैं प्राइवेट फ्रेट टर्मिनल। इंडियन रेलवे दैट अलाउ प्राइवेट पार्टी टू डेवलप ऑन एंड ऑपरेट प्राइवेट फ्रेट हैंडलिंग टर्मिनल फॉर लोकेटिंग
लोडिंग अनलोडिंग रेलवे फ्रेट ट्रैफिक PFT, और IRPSM Indian Railway Project Sanction and Management System. It is designed to manage the entire life cycle of railway works project from proposal, sanction, executions, monitoring and financial progress reporting. तो इस तरह जो है 20 नंबर का क्वेश्चन था। 20 जो है सो एक एक नंबर का था, फुल फॉर्म लिखना था। तो हमने इसके फुल फॉर्म के बारे में भी जाना और इसके बारे में भी थोड़ा जाना। अब हम लोग आते हैं अगला क्वेश्चन पे, जो 30 क्वेश्चंस है, और 30 क्वेश्चंस जो है इसमें ऑब्जेक्टिव है। तो क्वेश्चन नंबर पहला है कि द फॉर्मेशन ऑफ द रेलवे बोर्ड इन 1905 वाज बेस्ड अपॉन द रिकमेंडेशन ऑफ। रेलवे बोर्ड का जो फॉर्मेशन है वो कौन सी कमेटी के सिफारिश पर आधारित है? तो रेलवे बोर्ड का जो फॉर्मेशन है वह जो है सो सर थॉमस रॉबर्टसन कमेटी, इसके सिफारिश पे रेलवे बोर्ड का गठन किया गया। 1901 में इन्होंने रिकमेंडेशन किया था, 1901 में, कि एक रेलवे बोर्ड का गठन होना चाहिए, और 1905 में रेलवे बोर्ड का गठन किया गया। क्वेश्चन नंबर दूसरा है कि बिफोर बीइंग ब्रॉट अंडर पब्लिक ऑनरशिप इन 1951, पब्लिक ऑनरशिप में आने से पहले जो 1951 में आया, एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस इन 1947, आज़ादी के समय रेलवे में कितने सिस्टम थे और कितने मतलब कितने रियासत द्वारा संचालित की जाती थी और कितने रेलवे प्रणालियां थी? तो जो इसका जो है 42 आंसर होगा। 42 रेलवे सिस्टम इंक्लूडिंग 32 लाइन्स ऑपरेटेड बाय प्रिंसिपली स्टेट, मतलब रियासतों के द्वारा भी 32 लाइन्स चलाया जाता था और 42 रेलवे सिस्टम भी था। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट आइडेंटिफाई फॉर डेवलपमेंट एज इको स्मार्ट स्टेशंस इन इंडियन रेलवे एज द रिजल्ट ऑफ NGT न्यू दिल्ली नोटिफिकेशन ऑफ 2019। ये जीके टाइप का क्वेश्चन है और उस टाइम का करंट अफेयर्स है। फिर भी अगर इसका आंसर देखा जाए तो ये होगा सूरत, लुम्बिनी एंड इंदौर। और है एवरेज लीड इन टर्म ऑफ किलोमीटर फॉर रेवेन्यू अर्निंग फ्रेट ऑफ इंडियन रेलवे। यह भी जीके टाइप का ही क्वेश्चन है और 2A के लिहाज से देखा जाए तो काफ़ी हार्ड क्वेश्चन है। पहले तो ये जानना जरूरी है कि एवरेज लीड टाइम क्या होता है। तो एवरेज लीड टाइम कहा जाता है एवरेज जो लीड इन टर्म। तो पहले एवरेज लीड टर्म जो निकाला जाता है, इसका जो फार्मूला है NTKM, नेट टन किलोमीटर अपॉन टोटल टनेज कैरीड, कितना ढोया जा रहा है। एवरेज लीड्स रेफर टू द एवरेज डिस्टेंस ओवर विच रेवेन्यू अर्निंग फ्रेट ट्रैफिक इज ट्रांसपोर्टेड बाय इंडियन रेलवे। ठीक है, जो NTKM होता है, दो चीज़ होता है, एक होता है NTKM, ठीक है, और एक होता है GTKM। NTKM को बोलते हैं नेट टन किलोमीटर और GTKM को बोलते हैं ग्रॉस टन किलोमीटर। नेट टन किलोमीटर में ना वेट ऑफ गुड्स को मल्टीप्लाई किया जाएगा डिस्टेंस कैरीड। NTKM का भी फार्मूला है। देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा 2A लेवल से ऊपर का है। NTKM का जो फार्मूला है वेट ऑफ गुड्स को मल्टीप्लाई किया जाएगा डिस्टेंस कैरीड, उस गुड्स को कितना दूरी कैरी किया गया है इन किलोमीटर में, तो उससे निकलता है NTKM।
और ठीक उसके विपरीत होता है GTKM, जिसका ग्रॉस टन किलोमीटर होता है, जिसमें वेट्स ऑफ वैगन्स का वेट भी इंक्लूड रहता है, मतलब सामान के साथ वैगन का वेट इंक्लूड रहेगा। इंजिन्स, इम्पेटी स्टॉक, तो वेट ऑफ वैगन ग्रॉस टन किलोमीटर में होता है वेट ऑफ वैगन। चलिए, अब जो इसका क्वेश्चन था कि एवरेज लिन उस टाइम में कितना था, अभी भी जो है ना इतना ही है, बिटवीन ये 500 से 600 है, ये वाला डी नंबर, अभी भी नया में भी इतना ही है। एवरेज लीड टर्म किलोमीटर पर रेवेन्यू अर्निंग फ्रेट फॉर ऑफ इंडियन रेलवे। क्वेश्चन नंबर 5 है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ऑन्ड बाय इंडियन रेलवे, इसमें से कौन इंडियन रेलवे के द्वारा ऑन नहीं किया जाता है। तो पता ही है कि हमारा कोलकाता मेट्रो रेलवे एक जोन ही है, 17वां जोन। कोंकण रेल भी इंडियन रेलवे के द्वारा ही किया जाता है, तो इसका आंसर क्या होगा, दिल्ली मेट्रो। इसका आंसर ये होगा दिल्ली मेट्रो, ये रेलवे के द्वारा ऑन नहीं की जाती है। ये क्वेश्चन, आफ्टर द मर्जर ऑफ रेलवे बजट व्हाट हैज़ बीन द मेजर इम्प्लीकेशन। बहुत सारे क्वेश्चन में ये क्वेश्चन आता है, हम पहले के भी क्वेश्चन में ये तरह के आंसर दे रखे हैं, पहले की वीडियो भी देखिएगा। तो जो रेलवे बजट का जो आम बजट के साथ मर्ज हुआ, तो क्वेश्चन ये भी आता है। तो रेलवे बजट का आम बजट के साथ मर्ज हुआ वो था 2017-18। और बजट मर्ज होने के बाद क्या हो गया कि पहले ना रेलवे को कैपिटल पे डिविडेंड देना होता था, तो अब रेलवे को कैपिटल पे डिविडेंड देने की आवश्यकता नहीं है। तो इसमें क्या हो गया, रेलवे नो लॉन्गर हैव टू पे डिविडेंड टू द गवर्नमेंट, तो ये वाला आंसर हो गया। कंट्री विथ मोर देन 1 बिलियन टन्स ऑफ फ्रेट कैरिड एवरी ईयर बाय रेल आर, तो इसमें जो है ये होगा डी नंबर, इंडिया, चाइना, रसिया। इसमें दो बार चाइना दे दिया, तो ये ऑप्शन होगा। ये भी जीके टाइप का ही क्वेश्चन है। रेल द्वारा हर साल किए जाने वाले 1 अरब टन से अधिक माल ढुलाई वाला देश इंडिया, चाइना और रसिया है। 8वां नंबर का क्वेश्चन बहुत ही इजी है। द मेन लाइन इलेक्ट्रिफाइड रेल नेटवर्क इन इंडिया, हमारे इंडिया में जो मेन लाइन का रेल नेटवर्क है, आप देखते होंगे लिखा रहता है 25 kV AC। भारत में मेन लाइन विद्युतीकरण रेल नेटवर्क का उपयोग करता है। 9th नंबर का क्वेश्चन है कि विच इज़ नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ EBR फंडिंग इन इंडियन रेलवे। इंडियन रेलवे में काम कराने के लिए 2 प्रकार का फंड होता है, इंटरनल सोर्सेज एंड एक्सटर्नल सोर्सेज। जो इंटरनल सोर्सेज होता है उसमें हमारे पास रेलवे के पास बहुत सारे फंड है, कैपिटल फंड, RRSK डेवलपमेंट फंड, RSF रेलवे सेफ्टी फंड। अदर देन जो बाहर से हम काम पैसा लेके काम करते हैं उसको बोलते हैं EBR। EBR का अगर फुल फॉर्म देखा जाए तो एक्स्ट्रा बजटरी रिसोर्स कहा जाता है। तो इसमें ऑप्शन के अनुसार जो RRSK का फंड है यह इंटरनल सोर्स से होता है, इंटरनल सोर्सेज से रेलवे अपनी इनकम से इस फंड को बनाती है। तो जो इसका विच इज़ नॉट एन एग्जाम्पल, तो यह जो है सो EBR फंडिंग का एग्जाम्पल नहीं है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 है कि इसमें से फाइंड आउट करो कि कौन अलग है। ट्रैफिक चेक शीट्स फॉर स्टेशन रेमिटेंस, ठीक है, रेक्टिफिकेशन ऑफ मिस्टेक, मिसक्लासिफिकेशन, रेमिटेंस ट्रांजैक्शन और ट्रांसफ़र ट्रांजैक्शन। अगर इसमें किस आधार पर अगर अलग किया जाए, तो अगर बजटिंग के दृष्टि से देखा जाए तो जो इसमें अलग है यह है ट्रैफिक शीट्स फॉर स्टेशन रेमिटेंस, ये अलग है। बाकी ये तीनों एक जैसे है। रेक्टिफिकेशन ऑफ मिस्टेक क्लासिफिकेशन, रेमिटेंस ट्रांजैक्शन किसे कहा जाता है, रेमिटेंस ट्रांजैक्शन कहा जाता है जब रेलवे का किसी दूसरे डिपार्टमेंट के साथ जो भी ट्रांजैक्शन होता है उसको रेमिटेंस ट्रांजैक्शन कहा जाता है। ट्रांसफ़र ट्रांजैक्शन कहा जाता है जब एक रेलवे का दूसरे रेलवे के साथ जो भी ट्रांजैक्शन होता है उसको ट्रांसफ़र ट्रांजैक्शन कहा जाता है। और यह जो रेक्टिफिकेशन है यह एप्रोप्रिएशन अकाउंट में होता है। रेक्टिफिकेशन और मिस क्लासिफिकेशन
क्लासिफिकेशन। तो ये सब बजट से रिलेटेड क्वेश्चन था, तो ये अलग था। अब क्वेश्चन नंबर 11 है कि द फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट सेट्स टारगेट फॉर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। जो भी राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम भारत सरकार के लिए जो लक्ष्य निर्धारित करती है, क्या क्या लक्ष्य निर्धारित करती है। देखिए ये जो है ना FRBM, यह एक्ट पास हुआ था 2003 में, जो इंश्योर करते हैं फिजिकल डिसिप्लिन को, रिड्यूस रेवेन्यू डेफिसिट को, सस्टेनेबल डेप्ट मैनेजमेंट को और इम्प्रूव ट्रांसपेरेंसी को। अगर इसके अनुसार देखा जाए तो इसका आंसर सारा हो जाएगा। ठीक है, एफ फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड मैनेजमेंट सिस्टम का काम सभी है, इसमें से सभी है। अब क्वेश्चन नंबर 12 है कि कॉन्ट्रैक्ट क्या है। तो कॉन्ट्रैक्ट एक एग्रीमेंट है प्लस लीगल ऑब्लिगेशन भी है। कॉन्ट्रैक्ट एक एग्रीमेंट है, एन एग्रीमेंट प्लस अ लीगल ऑब्लिगेशन, एक समझौता और एक कानूनी दायित्व भी है एक कॉन्ट्रैक्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 है कि फॉर मीटिंग अनफोर्सिन एक्सपेंडिचर पेंडिंग ऑथराइजेशंस फ्रॉम पार्लियामेंट दिस फंड इज केप्ट एट द डिस्पोजल ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। कोई ऐसा खर्चा को पूरा करने के लिए जो संसद से प्राधिकार लंबित हो और इस निधि को भारत के राष्ट्रपति के निपटान में रखा जाता है, उसको फंड किसे क्या कहते हैं। देखिए भारत सरकार के 3 प्रकार के फंड है। एक फंड का नाम है CFI कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। जो दूसरा फंड है ये इसमें लिखा ही है कंटीजेंसी फंड्स ऑफ इंडिया सी, और जो तीसरा फंड है वो है पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया। तो जो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया है वो आर्टिकल 266 के तहत है। पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया है वो आर्टिकल 266(2) के तहत है। और कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया है वो आर्टिकल 267 के तहत है। क्वेश्चन नंबर 14 है कि ऑल द रेवेन्यू एक्सपेंडिचर incurred in a month will be classified as per the accounting classification and recorded in a document comparing with the proportionate budget allotment. Name the document. जितना भी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, देखिए रेलवे में 2 प्रकार का एक्सपेंडिचर की जाती है, एक रेवेन्यू का और एक कैपिटल का। डिमांड नंबर 3 से लेके 13 तक के जो एक्सपेंडिचर है 14, डिमांड नंबर 3 से लेकर 14 तक, इसको कहा जाता है रेवेन्यू का एक्सपेंडिचर। और जो डिमांड नंबर 16 में एक्सपेंडिचर होता है उसको कहा जाता है कैपिटल का एक्सपेंडिचर। तो डिमांड नंबर 3 से लेकर 13 तक के एक्सपेंडिचर के लिए एक रजिस्टर रखा जाता है जिसको बोलते हैं RAR, रेवेन्यू एलोकेशन रजिस्टर। रेवेन्यू एलोकेशन रजिस्टर डिमांड वाइज, डिटेल हेड वाइज, PO वाइज उसमें खर्चा दिखता है। जैसे CO7 बनेगा सारा उसमें RAR में दिखना शुरू हो जाता है। वो सब आजकल आई पास पे होता है। तो इस क्वेश्चन में यही पूछा गया था, तो इसका आंसर जो होगा D नंबर का ऑप्शन होगा। ठीक है, रेवेन्यू एलोकेशन रजिस्टर। तो एक महीने में जितने भी प्रकार के रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है जिसको क्लासिफाई किया जाता है बजट के अनुसार, अकाउंटिंग क्लासिफिकेशन के अनुसार, और फिर इसकी तुलना भी की जाती है, कंपैरिजन भी की जाती है कि क्या बजट मिला, क्या खर्च हुआ। तो रेवेन्यू से रिलेटेड अगर होगा तो RAR होगा और कैपिटल से रिलेटेड होगा तो वर्क रजिस्टर होगा। क्वेश्चन बहुत मज़ेदार है, वर्क रजिस्टर। वैसे ये सब। क्वेश्चन नंबर 15 है इम्पोर्टेंट बजटरी कंट्रोल टूल ऑन कैश आउटगो अगेंस्ट कैश कंटेंट ऑफ बजट अलॉटेड इज कॉल्ड।
कैश आउटगो के लिए जो इम्पोर्टेंट टूल है वो है एक्सचेकर कंट्रोल। एक्सचेकर का क्वेश्चन है, हु इज द चेयरपर्सन ऑफ पार्लियामेंट्री ऑफिशियल लैंग्वेज कमिटी। पार्लियामेंट्री ऑफिशियल लैंग्वेज कमिटी के जो चेयरपर्सन होते हैं वो होम मिनिस्टर होते हैं। सेक्शन 4 ऑफ द ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट 1963 के तहत इसमें 30 मेंबर्स होता है, 20 मेंबर्स लोकसभा के होते हैं और 10 मेंबर्स राज्यसभा के होते हैं, और ये अपना रिपोर्ट सबमिट करते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को। क्वेश्चन नंबर 17 है कि व्हाट इज द मीडियम, कौन सा ऐसा मीडियम है जिसके जरिए ओरिजिनेटिंग अर्निंग्स को मॉनिटरिंग की जाती है लगातार एंड कंकरेंटली विथ दोज मंथली बजटेड टारगेट। तो वो जो मीडियम है वो है 10 डे स्टेटमेंट ऑफ ग्रॉस अर्निंग। ये क्वेश्चन नंबर 18 है, ट्रांजैक्शन सेटल बिटवीन रेलवे एंड अदर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। अभी हमने देखा था कि इसके बारे में बोले भी थे। तो ट्रांजैक्शन जो अपने रेलवे का दूसरे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के साथ सेटल की जाती है तो उसको बोलते हैं रेमिटेंस ट्रांजैक्शन। रेमिटेंस ट्रांजैक्शन ये सब आपको अकाउंट्स कोड के वॉल्यूम 1 में मिल जाएगा, चैप्टर 4 में है इसके बारे में। क्वेश्चन नंबर 19 है, पिक करेक्ट ऑर्डर इन अकाउंटिंग क्लासिफिकेशन फॉर वर्क्स। बहुत सारे वीडियो में हमने इसकी चर्चा कर रखी है, यही है। अगर आपने पहले का भी वीडियो देखे होंगे तो इसका आंसर आप बहुत जल्दी ही दे देंगे, बगैर देखे सुने ही दे देंगे। तो जो वर्क में शुरू के जो 2 होता है वो होता है सोर्स कोड। तो सोर्स कोड जैसे कि कैपिटल का सोर्स कोड 20 है, डीआरएफ का 21 है, डीएफ का 23 है, ये कोड है। आपको वर्क्स का एक्सपेंडिचर के एलोकेशन देखने से पता चल जाएगा कि ये कौन से फंड से इसका काम हुआ है और कौन से प्लान हेड में काम हुआ है, देखने से पता चल जाएगा। अगर आपको सोर्स कोड के बारे में जानकारी है, प्लान हेड के बारे में जानकारी है, तो अब इसमें जो शुरू के 2 डिजिट है वो सोर्स होता है और फिर जो बीच के जो 4 डिजिट होता है वो क्या होता है, प्लान हेड, सब हेड, ठीक है, और लास्ट वाला होता है प्राइमरी यूनिट। तो जो इसका होगा यही होगा डी नंबर। प्राइमरी यूनिट वर्क्स का अलग होता है और रेवेन्यू का अलग होता है, लेकिन बहुत सारे प्राइमरी यूनिट सिमिलर भी होता है, वर्क्स का भी और रेवेन्यू का भी। एलोकेशन कितने डिजिट का होता है, ये क्वेश्चन आ जाए वर्क्स का तो वो भी 8 डिजिट का ही होता है और रेवेन्यू का भी 8 डिजिट का होता है। एलोकेशन है क्या भैया? तो एलोकेशन क्या है कि जब भी रेलवे में खर्चा कोई भी बुक होता है, चाहे वो सैलरी का खर्चा हो, कॉन्ट्रैक्ट पेमेंट हो, किसी प्रकार का पेमेंट हो, तो इसके लिए कहाँ पर खर्चा किया जा रहा है तो उसमें उस हेड को कहा जाता है एलोकेशन। अब क्वेश्चन नंबर 20 है कि फॉर अकाउंटिंग द सैलरी पेएबल इन मार्च टू अ स्टाफ इन द सेम मंथ विच सस्पेंस हेड इज ऑपरेटेड। अब जैसे आप देखते होंगे कि जो मार्च की सैलरी है वो अप्रैल में मिलती है, तो इसके लिए जो सस्पेंस हेड ऑपरेट किया जाता है उसको बोला जाता है डिमांड पेएबल। डिमांड पेएबल एक सस्पेंस हेड है जो डिमांड नंबर 12 के तहत काम करता है और यह इसमें जो डिमांड पेएबल है इसमें हमेशा क्रेडिट बैलेंस होता है। और जैसे अगर हम इसका जनरलाइज करें कि उस मार्च के महीने में क्या किया जाएगा, तो जिस भी डिमांड से खर्चा हुआ, सपोज कीजिए सैलरी का 3 से अधिकतर खर्चा होता है, 4 से भी होता है, तो उस डिमांड को डेबिट किया जाएगा, डिमांड नंबर को डेबिट और डिमांड पेएबल को क्रेडिट किया जाएगा। जब अगले महीने इसको हटाएंगे तो डिमांड पेएबल को माइनस क्रेडिट कर देंगे और चेक एंड बिल्स को क्रेडिट कर देंगे। ये सिस्टम होता है डिमांड पेएबल सस्पेंस हेड को ख़त्म करने का। ये मार्च के महीने में ऑपरेट की जाती है और डिमांड पेएबल में जो भी पेमेंट है इसका मतलब है कि अभी वो पेमेंट नहीं हुआ है,
तो उसको ख़त्म करना है। अब 21 नंबर का क्वेश्चन है कि एडवांस रिजर्वेशन पीरियड इन केस ऑफ पैसेंजर बुकिंग। तो अभी तो 60 दिन का हो गया है टिकट बुक करने का, तो इसका हो गया 60 दिन। इसी तरह जो 22 नंबर में है कि वैलिडिटी ऑफ प्रिविलेज पास। तो पास की वैलिडिटी जो है अब कितना दिन का हो गया, 4 महीने का। पहले जब 120 दिन था तो 5 महीने का था, अब 4 महीने का हो गया है नया में। ठीक है। 23 नंबर का क्वेश्चन है अर्निंग आर क्लासिफाइड इनटू हाउ मेनी ग्रुप्स। जो रेलवे की अर्निंग है उसको कितने ग्रुप में क्लासिफाइड किया गया है। बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे ही रिपीट होते रहता है, इसीलिए जो है कि आप पहले का वीडियो अगर देखिएगा तो आपको लगेगा कि हाँ ये सब मुझे पता ही है। तो अर्निंग को 3 ग्रुप में क्लासिफाई किया गया है, एक्स, वाई और जेड। एक्स को बोलते हैं कोचिंग अर्निंग, वाई को गुड्स अर्निंग और जेड को सन्ड्री अर्निंग। तो अब इसमें देखिए कौन सा है, ये वाला है, सी नंबर। ठीक है। 24 नंबर में है द फ्लोइंग अर्निंग आर नॉट अकाउंटिंग स्टेशन बैलेंस शीट। स्टेशन बैलेंस शीट में कौन सा अर्निंग को लिया नहीं जाता है। तो स्टेशन बैलेंस शीट में जो है ये पोस्टल अर्निंग को नहीं ली जाती है, पोस्टल अर्निंग को नहीं ली जाती है क्योंकि और दूसरे डिपार्टमेंट का है, तो ये रेमिटेंस ट्रांजैक्शन के जरिए इसको सेटल किया जाएगा, पोस्टल अर्निंग को नहीं लिया जाएगा। और इसी तरह 25 नंबर में है कि मेजर शेयर ऑफ रेलवे गुड्स अर्निंग। रेलवे के जो गुड्स से जो सबसे ज़्यादा आमदनी किस गुड्स से को ढोने से हो रहा है, तो वो है कोयला। ठीक है, कोयला से आमदनी ज़्यादा हो रहा है। 26 नंबर में है कि ट्रांसपोर्ट अलाउंस ड्यूरिंग सस्पेंशन पीरियड व्हेन इट कम्स अ कैलेंडर मंथ पार्शियली। मतलब कि आप 20 दिन नौकरी करने के बाद अगले 10 दिन के लिए वो सस्पेंड हो गए, तो ट्रांसपोर्ट अलाउंसेज का क्या होगा, तो उनको पेड किया जाएगा प्रोपोर्शनली रिड्यूसिंग द सेम। ये बी नंबर का होगा। ठीक है। और ये 27 नंबर क्वेश्चन है कि इन केस बोथ द स्पाउस आर गवर्नमेंट सर्वेंट चिल्ड्रेन एजुकेशन अलाउंस। अगर हस्बैंड और वाइफ दोनों गवर्नमेंट सर्वेंट्स हैं तो चिल्ड्रेन एजुकेशन अलाउंस जो है सो किसी एक को मिलेगा, ओनली वन ऑफ देम। ऐसा नहीं दोनों को मिलेगा अलग अलग, ऐसा नहीं, ये किसी एक को मिलेगा। जो वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा इसको 2 पार्ट में बना देंगे, तो यहीं तक रहने देते हैं। इसके आगे ये जो क्वेश्चन है ट्रू और फॉल्स है, और क्या है, ट्रू और फॉल्स ही है, और ये मैच वाला भी है, और फिलिंग द ब्लैंक्स है। इसको दूसरे वीडियो में बना देंगे। तो आज के लिए इसको रहने दीजिए, 2 वीडियो में इसको ख़त्म कर देंगे। तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।